हमारे MP सीनियर पार्टी के साथी गणेशनाथ अमान साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट मलीर के प्रेसिडेंट एजाज अहमद खान साहब, जनाब डॉक्टर मसूद सैल साहब हमारे कराची कैबिनेट के साथी हैं, और हमारे PS उम्मीदवार जामशेद जुनेजो साहब और दीगर हमारे पार्टी के साथी। नहीं चल रहा ना। तो हम आज हाजिर हुए थे, इससे पहले कि हाजिर हुए थे GDA के पास, नक्शा लीग के पास, पीर साहब से भी रब्ता किया था। हमारी क़यादत है, सीनियर क़यादत है, टॉप क़यादत है कि हम मुश्तरका तौर पर ये जो मरीज का बाई इलेक्शन है, ये मुश्तरका तौर पर एक उम्मीदवार जो कि मुश्तरका उम्मीदवार या किसी भी अपोजिशन जमातों का, उसको हम मैदान में उतारें। तो हम शुक्रगुजार हैं कि आज उन्होंने हमारी बात सुनी। उसके बाद आज भी हमने इनकी सामने बात की है और इन्होंने हमसे बातचीत की है। क्या है फैसला ये सबको बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो जिन्होंने सिंध को तबाह किया है, जिन्होंने सिंध को करप्शन के जरिए बचा है, जिन्होंने सिंध को बर्बाद किया है, और अब उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए। और तमाम इसमें हम एक जगह बैठे हैं, बाकी बताएंगे, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि सीट को मुश्तरका उम्मीदवार के जरिए इसको लड़ा जाए। और दूसरी जाने इसलिए भी कि पीपल्स पार्टी की करप्शन, मैं मोटी बात करूँगा, बाकी सवाल करने का निराश करूँगा आपसे कि जो दिल के मरीजों को माफ करें, जो NICVD में जो दिल के मरीज जो इलाज के लिए उसके अंदर अरबों रुपए की करप्शन करें और उसको बेनकाब कौन करे, उसको ऑडिट से करे कि अरबों रुपए की करप्शन हुई है NICVD में। जिस NICVD को जब अदी नुसरत है कोई पूछता था हमें से कोई आपने कुछ में किया, हाँ NICVD किया, हर सवाल का जवाब NICVD था। और नैब ने करप्शन देखी है तो NICVD ने साबित हुई। परवेज चौधरी साहब सर्जन वहाँ मतलब लोगों को मार दिया जाता था, NICVD तक में जो करप्शन करे, ज़कात में जो करप्शन करे। आपको पता है कि पेंशनरों के पैसों में 2 खरब 47 अरब 36 करोड़ रुपए की पेंशनरों के अमाउंट का उसमें करप्शन की है और वो गरीबों के अकाउंट में भेजेंगे। अभी मुफ्ता वाहब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है, उसका भी जवाब देता चला कि हलीम आदिल शेख को तो बिलियन और बिलियन का फर्क ही नहीं पता। बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। अरे भाई हमें क्या पता अरब क्या होते हैं, खरब क्या होते हैं, जाली अकाउंट क्या होता है, अकाउंट क्या होता है। बिल्कुल उन्होंने कहा हलीम आदिल शेख को सिर्फ जमीनों का पता। बिल्कुल मुझे जमीनों का भी पता है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका आपको पता है सिर्फ कि इस अंदाज से आपने अरबों रुपए की करप्शन की है। आपको पता है कि किस तरीके से आपने करप्शन करनी है, किस तरीके से पेंशनरों के पैसे को भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना है। आज अर्जिया ये कि जाली अकाउंट के अरबों रुपए के केस हैं और आप हर मिनिस्टर के घर में नोट गिनने वाली मशीन नहीं होती है, सरदार साहब वो जो बैंकों में लगी होती है, कितना पैसा इकट्ठा होता है इनके पास कि वो घर में नोट करने की मशीनें लग गई हैं। तो बिल्कुल, और मैं ज़मीनों का भी पता है, मुझे पता है कि आपने किस अंदाज से ज़मीन में लूटपाट की है, किस अंदाज से आपने बड़े बड़े बिल्डर को हज़ारों एकड़ ज़मीन दे दी है, किस अंदाज से कारूजन की ज़मीन के ऊपर आप कब्जा कर रहे हैं, किस अंदाज से आपने सोसाइटीज़ की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, किस अंदाज से आपने फॉरेस्ट की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है, किस अंदाज से तब्बी से लेके और आज तक जो एक धंधा चल रहा है गंदा धंधा जिसको सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस करता है। तो मुझे बिल्कुल पता है कि आपने सिंध की ज़मीनों को किस तरीके से लूटा है। हम चाहते हैं कि इस करप्शन के दबाव को बंद किया जाए, यहाँ हमारा मुश्तरका हम एक इलेक्शन करें, पीपल्स पार्टी से निजात दिलाएं, चूँकि पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह कर दिया है। मैं सरदार साहब से इसके बाद क्वेश्चन जरूर जवाब दूंगा। सरदार फहीम साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हम जो आपके पास हाजिर हुए, हमने पीर साहब मोहतरम से भी दरख्वास्त की, हमने GDA की क़यादत से भी दरख्वास्त की और पिछली दफ़ा काफ़ी सारे मामला हमारे सामने रखे गए थे। हमने जाके उसको अपनी पार्टी में डिस्कस किया, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिस्कस किया, हमने प्लानिंग मिनिस्टर ने डिस्कस किया, हमने गवर्नर से डिस्कस किया। वो जो GDA के मामला जो इशूज़ हमारे सामने रखे गए थे, इंशाअल्लाह उनको जो है उस तरजीही बुनियादों के ऊपर इंशाअल्लाह इनसे हम इंगेज भी करेंगे और इंशाअल्लाह हल भी किया जाएगा। और शिकायत बहुत सारी शिकायत जो जायज़ थी, इंशाअल्लाह हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की है और अपनी लीडरशिप से बात की और कंसर्न मिनिस्टर से बात की है। इंशाअल्लाह उस इशू और कम्युनिकेशन को भी बेहतर किया जाएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथी भाइयों का बहुत शुक्रिया कि आज फिर से शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ लाए। आज का दिन बहुत अहम दिन है क्योंकि एक सूफी फैसला हमने किया है और बात को बहुत ही मैं मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा। सिंध में हो क्या रहा है? हम समझते हैं कि सिंध की बीमारी या मूसी बीमारी पीपल्स पार्टी की शक्ल पे 13 साल से मुसल्लत है सिंध के लोगों पर, और इसका इलाज एक ही नुस्खे से हो सकता है और एक ही डॉक्टर से हो सकता है। तो हमने ये फैसला किया है कि हम मुश्तरका तौर पर इनका इलाज करेंगे और उसका इलाज यही है कि सिंध के लोगों के सामने हम अपनी फरियाद ले जाएं, बल्कि हम उनको ये बताएंगे किस तरीके से सिंध को बर्बाद किया गया 13 साल में, और सिंध के अवाम से हम ये अपील करें कि इनको चलता करें। और इसी जिम्न में हम सिंध के लिए क्या देना चाहते हैं, मुतबादिल क़यादत अगर हम अपने आप को समझते हैं तो सिंध के अवाम को हम क्या देंगे, वो सारी चीज़ें सिंध के अवाम के सामने हम मांगते। और आज का हमारा फैसला पहले भी हम शुक्रगुजार हैं अपने PTA के दोस्तों का, अली मादिल साहब भी आए थे, दूसरे खुर्रम जवान साहब भी और फिरदौस शमीम साहब भी। तो हम उनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमसे ये दरख्वास्त की थी कि मुश्तरका कैंडिडेट का ऐलान किया जाए और हमने इस पर गौर किया। और मैं बात ख़त्म करने से पहले ये भी, जैसे सलीम भाई ने आपसे अर्ज़ किया कि हमारे एतराज़ात से, हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात से हमने पिछली दफ़ा जब आपसे बात की वो खोल के सारी चीज़ें हमने आपके सामने रखी और हमें खुशी है कि उस पर नोटिस दिया गया और उसके बाद, और हमें उम्मीद है कि उस पर अमल भी होगा और इंशाअल्लाह ताला लोगों को रिलीफ मिलेगा उस हवाले से। तो आज का फैसला हमारा मुशावरत के बाद, हमारी बहन नुसरत सहर अब्बासी साहबा भी यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, जनाब करीम शेख साहब हमारे सिंध के डॉक्टर सेक्रेटरी हैं तशरीफ़ रखते हैं, हमारे अरशद शर भाई जो कन्वीनर हैं कराची जोन राब्ता कमेटी के तशरीफ़ रखते हैं, और हमारे फयाज भाई पता नहीं कहाँ रह गए, डिप्टी कन्वीनर हैं कराची जोन राब्ता कमेटी के, वो भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। और हमारे जो कैंडिडेट हैं PA से क्रिएट किए, जो कि सूची के बाद इनका नाम पहले इसमें आ गया, तारिक अली सरकी साहब, वो भी तशरीफ रखते हैं। तो एक कमिटेड पॉलिटिकल वर्कर और एक कमिटेड पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हम जिम्मेदाराना फैसला हमने ये किया है कि हम PTI के कैंडिडेट जज साहब को हम सपोर्ट करेंगे और ये हमारे मुश्तरका कैंडिडेट। तो बात कर लें फिर मैं मुकम्मल कर दूँगा। जी मैं सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बड़े मशहूर आज यहाँ पे फंक्शन लीग के ऑफिस में हम यहाँ पर आए और पीर साहब पकड़ा का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। के साथ साथ इनकी जितनी सीनियर लीडरशिप है रंग में बैठे उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आहिस्ता आहिस्ता हम ये चीज़ देख रहे हैं कि सूबे सिंध के अंदर जो है ये एक चीज़ वाज़ेह होती जा रही है और ये चीज़ नज़र आती जा रही है कि लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर सूबे सिंध की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो सबसे बड़ी जो इनफैक्ट जो सबसे बड़ी जो बीमारी है वो आसिफ अली ज़रदारी है, जिसने सूबे सिंध को तबाह किया है, जिसने सूबे सिंध को बर्बाद किया है, जो कि जिम्मेदार है डायरेक्टली। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि भुट्टो साहब की पार्टी नहीं है ये पार्टी कोई मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा की पार्टी नहीं है, ये पार्टी अब इस वक्त आसिफ अली ज़रदारी की है जो कि जिम्मेदार है तमाम तबाही का इस सूबे सिंध के अंदर। हम बड़ा यकीन रखते हैं इस बात के ऊपर कि अगर सूबे सिंध के अंदर कोई अगर वाहिद हल है तो वही हल है कि हम सबको एक साथ जिम्मेदारी के साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस मौजूदा क़यादत के खिलाफ
जो कि इस वक्त अपना रोल पीडीएम के साथ भी प्ले कर रही है। और हम सब ये जानते हैं कि अगर इस वक्त इनकी तकलीफ है, कोई इनकी परेशानी है, तो वो सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वजीर आजम इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त पाकिस्तान में इतनी क्यों बढ़ रही है। मौजूदा कोविड डेज के अंदर जबकि हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो है एक तबाही का हाल है, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश या इंडिया हो, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान की पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान की कौन सी बेहतरी हो रही है, तो ये तीन लोगों ने आपस में इत्तेहाद किया हुआ है, जिसमें मौलाना फजल रहमान, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जिसके अंदर PMLN, ये तीनों पाकिस्तान की 2 नंबर सियासी जमातें आज इकट्ठा हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। और हम इस बात पे यकीन रखते हैं चाहे कुछ भी हो जाए इन तीनों को NRO नहीं मिलेगा। मौलाना फजल रहमान से नैब क्या करिए, नैब के लिए अपना हिसाब किताब दो और हमें बताओ कि दौलत तुम्हारे पास कहाँ से आ रही है। मौलाना फजल रहमान, आपसे पूछा जा रहा है कि आप तो मदरसे चलाते थे, इतनी जायदाद आपने कैसे बना ली, आपके बनाए, आप बताते हैं कि मैं रावलपिंडी की तरफ जाके एहतजाज करूंगा, वहां पे मैं मार्च करूंगा। रावलपिंडी की तरफ जब आपका रुख होगा ना, तो आवाम के जूते जो है ना उनके हाथ में होंगे, इसकी तैयारी अब कीजिएगा। ये सियासी बुनियादों पे नहीं, मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से आपको बता रहा हूँ कि अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र है, और जब रुख आपको उस तरफ होगा तो आप देखना कि आवाम आपका क्या हाल करेगी। मरियम भी अच्छी तरह ये समझ ले, बिलावल भी अच्छी तरह समझ ले कि इन दोनों के डैडी को जो है वो NRO किसी हालत में नहीं मिलने वाला है। जहां तक रही मनीर के इलेक्शन की बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 13 साल से इक़्तिदार के अंदर है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 5वां दौर है सूबे सिंध के अंदर। और अगर आपको जाके मनीर के लोगों का हाल देखना है तो आप हाल देखें। मनीर में लोगों का हाल जो है वो अंदरूनी सिंध में जो बुरा हाल है उससे ज्यादा बुरा हाल नहीं है। ये कराची शहर है, आज भी मनीर के लोगों को पीने का पानी मुयसर नहीं है। कैंपेन में पिछले दिनों जब मैं जान शेख जुनेजो के साथ गया तो वहां पे मुझे औरतें मटके लेके घूमती हुई नजर आ रही थी। ये हाल है बिलावल की जमात का कराची शहर के अंदर, तो आप अंदाजा लगा लें बाकी जगहों पे क्या हाल होगा। मनीर का इलाका जाएं, आप देखें वो आपको गांव देहात से कोई बेहतर हालात आपको वहाँ के नजर नहीं आएंगे, जहाँ पे लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज नहीं है। वहाँ पे बच्चों के पास मनीर में स्कूल में तालीम नहीं है, क्योंकि स्कूलों के अंदर भैंसें बधी हुई हैं। वहाँ पे आपको अस्पताल नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिलेंगी। मनीर का इलाका जहाँ पे PS 88 का इलेक्शन हो रहा है, हम बहुत पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। यहाँ पे 1,10,000 वोट वो है जो कि शहरी वोट है, जो कि हम समझते हैं कि हमारा पूरा वोट बैंक है। और यहाँ पे 44,000 अंदाजन वोट वो है जो कि देही इलाके का वोट है, जहाँ पर भी हम समझते हैं कि हम अच्छी तादाद के अंदर वोट उठाएंगे। लेकिन जाहिर है कि डेफिनेटली मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी शख्सियत मकबूल तरीन इंसान है तो वजीर आजम इमरान खान का है। इस वक्त मुकाबला इमरान खान के साथ है बाकी उन तमाम सियासी जमातों का जिन्होंने इस सूबे को लूटा है, जिन्होंने इस शहर को लूटा है। जानशे जुनेजो मेरे साथ बैठे में इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को इलेक्शन है, 16 फरवरी को कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन इस बात पे यकीन कर लें, मैं इस वक्त पूरे सूबे सिंध के लोगों से मुखातिब हूँ कि मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन इस बात पे यकीन कर लें कि 2023 के अंदर आपको पीपल्स पार्टी की शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह पंजाब के अंदर केपी में अपनी हुकूमत बनाई, इंशाअल्लाह ताला 2023 का साल भी सूबे सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। हुनी खबर आई है कि सारे चोर सिंध में भी भाई भाई हो गए। अभी PDM के नून लीग ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान किया 88 में। हमारे कप्तान कहते थे ना कि सारे चोर इकट्ठे हो जाए कल्ला ही काफी है। ये सारे चोर इकट्ठे हो जाए इंशाल्लाह हमारा कैंडिडेट इनके लिए कल्ला ही काफी होगा। और बताना चाहता हूँ जानशेर का छोटा सा तारुफ कि जानशेर एक पढ़ा लिखा नौजवान है, मलिर कैंट में रहते हैं। ये 1990 से इधर से इन्होंने अपने KG से लेके अपने मास्टर MBA तक इन्होंने इसी इलाके से किया है। जानशेर मुकामी है, पॉलिटिकल वर्कर है। इमरान खान का इसका कोई बाप दादा ये नहीं होगा, अब्बा जान भी थे, दादा भी थे। ये तहरीक इंसाफ का एक पढ़ा लिखा अच्छा फेस, एक इंशाल्लाह साफ सुथरा फेस है, जो कि मलिर में ये जो उन्होंने अपनी नानी बेड़ा किया हुआ है इंशाल्लाह मुझे निजात दिलाएगा। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ
کہ اب یہ جس طریقے سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں، اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کو کس طریقے سے مری کینٹ کے لوگ ویلکم کرتے ہیں، کسی طریقے سے وہ علاقے کے لوگ ویلکم کرتے ہیں، اور جب سب چور جو کہ آج بیٹھ کے ہماری افواج کو برا بھلا کہتے ہیں، جو افواج کو بغاوت پیدا کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہوا انہوں نے نون کو شامل کر لیا. اب میں کہتا ہوں سارے چور یہ سارا گند ایک ہی پیالے میں بیٹھا ہے، انشاءاللہ اس کو صاف کرنے کا موقع ملے گا. میں سردار صاحب سے کہتا ہوں کہ اس کو جاری کیجیے. میں پھر محمد ہماری نصرت بہن کوئی بات نہ کروں. اب ادھر ہو جاؤ موبائل ادھر کر دو. تھوڑا جا کے ایسے ایسے. سب سے پہلے تو میں ویلکم کرتی ہوں ہماری پی ٹی آئی کی پوری ٹیم، حلیم عابد شیخ صاحب، غلام شیخ زمان اور باقی ہمارے ایم پی ایس موجود ہیں، اور جو ملیر کے کینڈیڈیٹ آئے ہوئے ہیں ان سب سمیت ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں. اور جو قیادت ہماری قیادت کی طرف سے جو فیصلہ ہوا ہے وہ لازمی ہے. ہماری پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جس میں نظریاتی ورکر کی سب سے زیادہ اہمیت بھی ہے، اور ہمارا نظریاتی ورکر ہمیشہ پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ کمیٹڈ رہتا ہے، ان کے ہر فیصلے کو دل سے قبول بھی کرتا ہے. اور اسی لیے ہمارے حالانکہ طارق بھائی کافی ماشاءاللہ محنت کر رہے تھے اپنے حلقے میں، اور ایک اچھے اس سے ابھر کے سامنے آئے تھے. ایک لازمی ہے جو قیادت کا فیصلہ ہوگا وہی اس کو ہی ہم آگے لیتے چلیں گے. دوسری چیز خودم نے کہہ دیا، حلیم بھائی نے کہہ دیا، سردار صاحب نے کہہ دیا، پورا پاکستان کہہ رہا ہے، سندھ کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے کہ 13 سالوں میں سندھ کو لوٹنے والے اب کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کسی طرح اپنی باقی سیاست رہ گئی ہے اس کو کسی طرح بچا لیں. اور یہی ہوگا، جیسے آپ سب کو پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے، یہ ہمیشہ الیکشن میں دھاندلی کرتے ہیں اور ٹھپے پہ ٹھپا لگانے کے لیے عادی ہیں اندر بیٹھ کر. تو اس چیز کو ہم ساری پارٹیاں مل کر انشاءاللہ تعالیٰ ختم کریں گے. اور دوسرا یہ جو پیسہ چلاتے ہیں خاص طور پر، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں اور بہت سارے ثبوت بھی پڑے، تو میں الیکشن کمیشن کو یہاں سے ضرور کہوں گی کہ خدا کا واسطہ اس چیز پر ذرا نظر رکھیے گا کہ یہ جو اندر دھاندلی ہوتی ہے اور باہر جس طریقے سے یہ دھاندلی کر کے سیٹ جیتتے ہیں اور پھر اسمبلیوں میں آ کر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے. عوام آپ کو بالکل ووٹ دینا نہیں چاہ رہی. سندھ کی عوام جہاں پر کراچی سے کشمور تک ہاسپٹل میں تباہی ہو، مائیں ہاسپٹل کے باہر بچے جنے، یہاں پر اسٹریچر نہ ملے مریضوں کو اور وہ بیچارے ان کو رکشاؤں پر اور ٹیکسیوں پر لے جائیں، بچوں کی لاشیں اس طرح لے جائی جائیں. بلاول آپ کو احساس نہیں ہوتا، ایک لمحے کو آپ کو احساس نہیں ہوتا. آپ کو گلگت بلتستان جا کر وہاں چیخنا چلانا آتا ہے. سندھ کے لوگوں کا آپ کو بالکل درد نہیں. میری بچی مونیکا پیر گوٹ میں اغوا ہو گئی، ریپ ہو گئی، ابھی تک بلاول کی طرف سے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں آیا، کیونکہ آپ کو احساس نہیں ہے سندھ کی ماں بہنوں بیٹیوں کا. آپ کی ماں بھی ایک عورت تھی، اس لیے اس چیز پر آپ کو نظر کرنی پڑے گی. اور اب جب یہ الیکشن ہوگا ضمنی، انشاءاللہ تعالیٰ ملیر کی عوام کو نصرت سے عباسی ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کر رہی ہے، خدا کا واسطہ ہے اپنی ان محرومیوں کو اب اس وقت آپ کو اس کو پورا کرنے کے لیے موقع مل رہا ہے. خدا نے موقع دیا ہے جو بھی ہے، لیکن اب آپ اپنے لیے ایک ایسا کینڈیڈیٹ لائیں گے جو آپ کے مسئلے مسائل بھی حل کرے گا اور ایک مشترکہ کینڈیڈیٹ ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی امیدوں پر بھی یہ پورا اتریں گے اور ہم سب اس چیز کو جج بھی کریں گے. تو یہ ایک آج مشترکہ کینڈیڈیٹ کا اعلان ہو رہا ہے، تو ہم ان سب کو ویلکم بھی کرتے ہیں. اور ہماری پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا، ہماری پارٹی کا ایم پی اے ہو، ایم ایل اے ہو، سینیٹر ہو یا کوئی ورکر ہو، وہ پیر صاحب اور یونس بھائی کے ہر حکم کو اپنے حوالے سے ایک سمجھتے ہیں، اس کو اپنی اس پہ ایڈمٹ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ہمیں فیصلہ کرنے میں آسانی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ میں آپ کو یہ بتا دوں، خبر بھی دے دوں کہ جانشیر جنیجو صاحب بھی پیر صاحب کے مرید ہیں. تو مرشد نہیں کو تو پھر ہم کیسے سپورٹ نہیں کرنا پڑے. تو اس کے ساتھ ہی میں طارق علی سرکی صاحب سب سے پہلے تو ہاتھ نہیں مستقبل کے لیے شکریہ طارق بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ، آپ کی بڑی مہربانی. انشاءاللہ یہ آپ کا الیکشن ہے، آپ نے لڑنا ہوگا. پارٹی کی طرف سے اللہ تعالیٰ کامیاب
करें। विक्ट्री जी, विक्ट्री इंशाल्लाह अल्लाह करीम है। अब आप सवाल अच्छा ये बताइए कि ये तो मलिक की बाकी जो मुद्दे हैं जैसे अरबाब साहब ये उनकी चीजों पर भी हो गया अरबाब गुलाम साहब हमारे पुस्तक का कैंडिडेट हैं उसका ऐलान आप लोगों ने बाद में काम हो गया और सामने की सीट पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन लिए फैसला किया कि कोई कैंडिडेट नहीं। कोई और सवाल? सलीम साहब, आप जब भी इधर आते हैं तो फंक्शनल लीग के और पीटीए के जो खदशात होते हैं वो सेम होते हैं कि जजायर पे पीटीआई का मौक़िफ़ जो है वो क्लियर नहीं है और जो भी इनके खदशात हैं वो आप हर मरतबा जो है वो खातरी करवा के जाते हैं, तो ये खदशात खत्म इनके क्यों नहीं होते, क्या रुकावट है? खदशात और एतराज़ात ये जब बड़ी कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं आपस में मुस्तकिल बुनियादों पर रवाबित मामलात की डिस्कशन होती रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह खदशात अगर एक खत्म होगा दूसरा पैदा होगा। जब